गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे किडनी की स्ट्रक्चर, जिसमें हमने बाह्यतम संरचना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को कंप्लीट क्लियर कर लिया था। उससे आगे वाला पोर्शन किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर वो हम आज शुरू करेंगे। बच्चों, किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको उसका एक वीडियो प्ले कराऊंगा, तो आप उस वीडियो को देखना। उसमें आपको आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें किडनी की आउटर स्ट्रक्चर, किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, ये तीनों टॉपिक वापस गौर करना। किडनी की एक्सटर्नल, किडनी की इंटरनल और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, ये बेसिकली उस वीडियो के थ्रू आउट आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं, और जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद एक बार वापस वीडियो चलाएंगे, तो आपका वो पूरा का पूरा जो टॉपिक है, वो मेरा प्रयास ये है कि पूरा का पूरा एक्सप्लेन अच्छे हो जाए और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं अपन। नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना का अध्ययन करने के लिए हम किडनी के आंतरिक भाग को देखते हैं। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। यह हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के साथ साथ ब्लड को फिल्ट्रेट भी करने का कार्य करती है। एक किडनी की संरचना में लगभग 10 से 12 लाख तक नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन लंबा, नलिकाकार तथा 30 से 35 mm लंबी कुंडलित संरचना है। इसका एक सिरा संग्राहक नलिका के रूप में तथा दूसरा सिरा एक कैप्सूल नुमा संरचना, जिसे हम बोमन कैप्सूल कहते हैं, से जुड़ा होता है। इस कैप्सूल की आंतरिक संरचना को देखने पर इसमें रक्त केशिकाओं का सघन जाल, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, पाया जाता है। रक्त केशिकाओं के सघन जाल और इस बोमन कैप्सूल को सम्मिलित रूप से मेल्पिगी बॉडी कहते हैं। रक्त जब इस ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है तो जिस नलिका से आता है उसे एफरेंट यानी अभिवाही नलिका कहते हैं, और अपवाही नलिका के द्वारा रक्त वापस निकलता है। बोमन कैप्सूल आगे की ओर पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका के रूप में आगे चलता है, और यह संरचना आगे की ओर हैनले के रूप में खुलती है। हैनले के लूप में दो समांतर भुजाएं होती है, जिसमें एक भुजा डिसेंडिंग और दूसरी ओर असेंडिंग भुजा होती है। असेंडिंग भुजा आगे की ओर वृक्क कॉर्टेक्स में स्थित होती है और यह डीसीटी में जुड़ती है। डीसीटी आगे की ओर संग्राहक नलिका में जब प्रवेश करती है, अनेक संग्राहक नलिकाएं मिलकर एक उभयनिष्ठ नलिका बनाती है। इस उभयनिष्ठ नलिका को ही हम डक्ट ऑफ बेलेनाई कहते हैं। यह डक्ट ऑफ बेलेनी किडनी के पेल्विस में खुलती है। प्रत्येक नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस के द्वारा रक्त को फिल्ट्रेट करता है। हानिकारक पदार्थों को ये फिल्ट्रेट करके आगे की ओर भेज देता है। पीसीटी के अंदर जल, लवण, ग्लूकोज और एमिनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिससे यह आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायक है। हैनले के लोब की भुजा अमोनिया व अन्य हानिकारक आयनों को कंट्रोल करती है, बैलेंस करती है। मूत्र अंतिम जो संग्राहक नलिका है उससे निकला तरल शेष हानिकारक पदार्थ है, जो शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मूत्रवाहिनी के द्वारा यह हानिकारक पदार्थ मूत्राशय से होता हुआ शरीर से बाहर निकल जाता है। हाँ, तो शुरू करते हैं हम किडनी की आंतरिक संरचना। तो बच्चों देखो, मैंने डायग्राम बना रखा है। डायग्राम दिख रहा है आपको? ये है अपनी किडनी। किडनी की आंतरिक संरचना हम आज का टॉपिक चालू कर रहे हैं।
आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं, आपको ये आउटर लाइन दिख रही है, ये आउटर लाइन किडनी को चारों ओर से घेर के रखती है। इस आउटर लाइन को बोलते हैं अपन रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, इस रीनल कैप्सूल के नीचे यानी अंदर की तरफ ये जो किडनी का पोर्शन आपको शो ऑफ हो रहा है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। देखिए, एक पार्ट है इसका कॉर्टेक्स, एक पार्ट है इसका मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स इसका बाह्यतम पार्ट है, मेडुला इसका इनर पार्ट है। डायग्राम में जो ग्रीन पोर्शन आपको शो ऑफ हो रहा है, जो ग्रीन पोर्शन आपको शो ऑफ हो रहा है, ये है कॉर्टेक्स, और जो व्हाइट पोर्शन शो हो रहा है, ये है कौन सा, इसका मेडुला। दोनों चीज आपको शो ऑफ हो गई। ग्रीन वाला पोर्शन देखो, ग्रीन यहां पर भी है, ये भी ग्रीन पार्ट है, ये यहां ग्रीन पार्ट है, ये पूरा पूरा कॉर्टेक्स पार्ट है। और इसके आगे वाला जो भी पार्ट है वो सारा का सारा कौन सा है, इनर मेडुला पार्ट है। तो अपन एक एक करके इसको समझते जाते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो आप, सबसे पहला पार्ट आ रहा है अपना कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इस कॉर्टेक्स भाग का जो रंग होता है किडनी की, जब अपन एलएस देखते हैं, ये जो किडनी इसको अपन ने ऐसे काटा है तो उसको आंतरिक भाग अपन को दिखाई दे रहा है। तो इस आंतरिक भाग में जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो हमको दिखाई देता है डार्क रेड, डार्क रेड, गहरे लाल रंग का। कॉर्टेक्स का भाग गहरे लाल रंग का दिखाई देता है। दूसरा पोर्शन इसका है, ये दिखाई देता है हमें कणिका में, ग्रेनुलर। ये भाग हमें दिखाई देता है कणिका में। अब दिमाग में प्रश्न आता है कि ये पार्ट हमें कणिका में क्यों दिखाई देता है। तो बच्चों, किडनी की संरचना, अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी कि किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। क्या कहते हैं उसको, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है, जिसे अपन बोलते हैं मेल्पिगी बॉडी, मेल्पिगी काय, जिसके दो पार्ट है, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। तो उस मेल्पिगी काय की उपस्थिति के कारण कॉर्टेक्स पार्ट कणिका में दिखाई देता है। वापस नोट कीजिए, किडनी का जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो कणिका में दिखाई देता है। और वो क्यों दिखता है, क्योंकि उस पार्ट के अंदर क्या पाया जाता है, उस पार्ट के अंदर मेल्पिजी बॉडी पाई जाती है, मेल्पिजी काय पाया जाता है। इसी कारण ये पार्ट कणिका में दिखाई देता है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। रंग बता दिया मैंने, कणिका में पार्ट बता दिया। अब किडनी का जो ये कॉर्टिकल पार्ट है, इसके कुछ पार्ट देखो, आप दिख रहे हैं ग्रीन, ये पार्ट यहां तक आ गया, ये यहां से थोड़ा अंदर आ गया, ये यहां थोड़ा अंदर आ रहा है, देखो अंदर आ रहा है, ये पार्ट अंदर की ओर है। और अंदर वाला पार्ट कौन सा है, मेडुला। तो कॉर्टेक्स के कुछ हिस्से, कुछ उभार, कुछ संकरे उभार मेडुला में फंसे हुए होते हैं। दिख रहा है आपको ये, इन उभारों को हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्तीनी। एक वैज्ञानिक था बर्तीनी, उसके नामकरण पर इसका नाम कॉलम ऑफ बर्तीनी रखा गया है। तो इन उभारों को बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्तीनी। अब कॉलम ऑफ बर्तीनी का कार्य क्या हुआ, कॉलम ऑफ बर्तीनी का कार्य क्या हुआ। कई बार आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि किडनी के अंदर बर्तीनी के स्तंभ पाए जाते हैं, ये बर्तीनी के कॉलम वही है। तो उनका कार्य क्या है, अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि ये जो कॉलम है ये कर क्या रहे हैं, ये एक इस जो कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर। देखो आप, ये कॉनिकल पार्ट स्ट्रक्चर है, इसके लेफ्ट साइड में भी एक ग्रीन पार्ट है और एक ग्रीन पार्ट इस तरफ है। मतलब रेगुलर जितने भी कॉनिकल पार्ट है, इन कॉनिकल पार्ट को डिवाइड करने का जो काम है वो किसका है, इन कॉलम ऑफ बर्तीनी का है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो मेडुला पार्ट में जो कॉनिकल शंकु के समान संरचना दिख रही है, इन शंकु के समान संरचनाओं को भागों में बांटना या अलग अलग करना, ये काम किसका होता है, कॉलम ऑफ बर्तीनी का होता है। और इस कॉलम ऑफ बर्तीनी में क्या क्या पाए जाते हैं, तो इस कॉलम ऑफ बर्तीनी के अंदर संयोजी उत्तक पाए जाते हैं और रक्त वाहिकाएं उपस्थित होती है, ठीक है। तो ये था अपना कॉलम ऑफ बर्तीनी, जो कॉर्टेक्स का मेन पार्ट होता है, मुख्य भाग होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉर्टेक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है,
किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग होते हैं एक बार उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि अपना जो इंपॉर्टेंट जो नोट आने वाला है कॉर्टेक्स में वो इसी पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो नेफ्रॉन का सबसे पहला पार्ट होता है मेल्पिगी बॉडी, सेकंड होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, थर्ड पार्ट होता है हेनले का लूप, फोर्थ पार्ट होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका, और लास्ट पार्ट होता है संग्राहक नलिकाएं। बच्चों, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग होते हैं, मैंने उन सारे भागों का नाम बता दिया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉर्टेक्स के अंदर, कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन का कौन सा भाग पाया जाता है, तो नेफ्रॉन के हेनले के लूप और संग्राहक नलिका, ये दो पार्ट है, हेनले का लूप और संग्राहक नलिका, इसको छोड़कर सारा भाग कॉर्टेक्स में पाया जाता है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर मेल्पिजियन बॉडी, उसके बाद में आ जाएगा पीसीटी, उसके बाद में आ जाएगा लूप ऑफ हेनले, वो मेडुला में आ गया, और आ गया डीसीटी। ये वो पार्ट है, मेल्पिगी बॉडी, पीसीटी और डीसीटी, ये वो पार्ट है नेफ्रॉन के जो कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। तो ये था अपना कॉर्टिकल पार्ट। एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं, देखिए किडनी का एलएस देखने पर रीनल कैप्सूल के भीतर की तरफ दो भाग हैं, बाह्यतम भाग कॉर्टेक्स, इनर भाग मेडुला। कॉर्टेक्स गहरे लाल रंग का होता है, कणिका में होता है मेल्पिगी काय की उपस्थिति के कारण। बात करते हैं आगे, जो कॉर्टेक्स पार्ट है, इस कॉर्टेक्स पार्ट में मेल्पिगी बॉडी पाई जाती है, पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका पाई जाता है, डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका पाई जाती है, और इसके साथ साथ जो कॉर्टेक्स के संकरे उभार है वो मेडुला में धसे हुए होते हैं। इन धसे हुए उभारों को बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्तीनी, बर्तीनी के स्तंभ कहते हैं। तो ये था अपना कॉर्टेक्स वाला पार्ट। क्लियर हो गया? अब शुरू करते हैं मेडुला। मेडुला किडनी का इनर मोस्ट पार्ट होता है, आंतरिक भाग होता है, ठीक है। ये मेडुलरी पार्ट है, ये आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का पोर्शन, ग्रीन के अलावा जो इनर पार्ट में है वो सारा का सारा कौन सा है, मेडुलरी पार्ट है। डायग्राम में मैंने शो कर रखा है नाम से मेडुला। इस मेडुला में आप देख रहे हो शंकु के समान पिंड दिखाई दे रहे हैं, शंकु के समान जो पिंड है, इन पिंडों को बोलते हैं पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड। मैं यहां नाम लिख रहा हूं, मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। ये मेडुला के पिंड होते हैं। इनकी संख्या होती है 10 से 12, एक किडनी में पाए जाते हैं। और इन मेडुलरी पिरामिड का जो ये आधारी भाग है, जो इस तरफ है, दिख रहा है आपको, इनको बोलते हैं मेडुलरी पेपिला। जितने लोब्स हैं उतनी मेडुलरी पेपिला होगी, तो लगभग 10 से 12 इनकी संख्या हो गई, ठीक है। ये मेडुला का मुख्य भाग होता है, कौन सा भाग, मेडुला पिरामिड। अब बात करते हैं इस नोड की, जहां कॉर्टेक्स में मेल्पिगी बॉडी, पीसीटी और डीसीटी थे, वहीं मेडुला के अंदर इसके ऑपोजिट हेनले का लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये पोर्शन इसके अंदर मेडुला में पाया जाता है। ये आपको दिख रहा है, ये व्हाइट पार्ट पूरा का पूरा प्याले जैसा, इस मेडुला के बाद वाले इस पूरे व्हाइट पार्ट को बोलते हैं अपन कैलिक्स। तो प्रत्येक मेडुला के जो पिरामिड है ये कैलिक्स में आकर ओपन हो जाते हैं। प्रत्येक मेडुला के पिरामिड कहां आकर ओपन हुए, कैलिक्स में। तो इस पिरामिड के अंदर यहां इस जगह ये देख रहे हो, ये पोर्शन, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर ये मेल्पिगी बॉडी, जैसे मैं आपको शो करता हूं, ये आपको शो कर रहा हूं मैं, ये देखिए, ये एक मैंने नेफ्रॉन का पार्ट बनाया है, मतलब ये हो गया नेफ्रॉन का मेल्पिगी बॉडी, ये पीसीटी हो गई इसकी, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, और ये हो गया इसका डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो लाइन दिख रही है, लाइन के ऊपर ऊपर कौन सा दिखा, मेल्पिगी बॉडी, पीसीटी, डीसीटी, ये तीनों पार्ट कहां दिख रहे हैं, कॉर्टेक्स पार्ट में, यानी इस ग्रीन वाले पोर्शन में। और नीचे की तरफ जो देख रहे हो आप, उसमें क्या आ रहा है आपका लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट सारे के सारे जो पिरामिड के जो पार्ट है,
पेपिलरी, रीनल पेपिलरी, रीनल पिरामिड पेपिलरी बोलते हैं इनको, यहां से किसमें खुलती है, इस कैलिक्स में खुलती है। और फिर ये आगे चलकर इस पोर्शन में, ये कीपा का दिख रहा है आपको, देखो ये यहां से ये पोर्शन, इस कीपे फनल लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेल्विस। कैलिक्स पेल्विस में ओपन होता है और पेल्विस यूरेटर के थ्रू आउट यूरेथ कहां जाएगा, ब्लैडर में, और ब्लैडर से फिर वेस्ट मटेरियल कहां से, यूरेथ्रा से, बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। तो ये थी अपनी किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर। आपने क्या क्या देखा, आपने देखा रीनल कैप्सूल, जो देखो ये बाह्य आवरण है, रीनल कैप्सूल। इस रीनल कैप्सूल का जो लेयर है ये बनी होती है विशिष्ट ट्यूनिका, ट्यूनिका फाइब्रोसा, फाइब्रोसा से। इसके अंदर की तरफ दो पार्ट हुए, एक हुआ बाह्यतम कॉर्टेक्स, इनर हुआ मेडुला। कॉर्टेक्स का अपने क्या देखा, कलर कैसा होता है, डार्क रेड होता है, स्ट्रक्चर ग्रेनुलर होती है, और इसमें मेल्पी की बॉडी पीसीटी और डीसीटी होती है। और मेडुला अपन ने देखा इनर पार्ट है, इसमें विशिष्ट पिरामिड पाए जाते हैं जिन्हें मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। यहाँ कॉर्टेक्स के अंदर बर्टीनी के स्तंभ यानी कॉलम ऑफ बर्टीनी पाए जा रहे हैं, इधर पिरामिड हो गए, और इसके अंदर लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट पाई जाती है। तो ये सारी स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का जो पार्ट है, ये सारा का सारा कैलिक्स पेल्विस के थ्रू आउट यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर से खुलता है, और ब्लैडर में से होता हुआ यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। तो ये था अपना स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हाँ तो बच्चों, हमने किडनी के अंदर अभी कॉर्टेक्स और मेडुला की बात कर ली। अब आप देखो यहाँ पर ये चौड़ा वाला पार्ट दिख रहा है इस किडनी के अंदर, ठीक है। तो ये जो पिरामिड है, किडनी के जो मेडुलरी पिरामिड है, ये पिरामिड इस पार्ट में आकर, इस चौड़े कीपाकार पार्ट में आकर ओपन होते हैं। तो इस पार्ट को बोलते हैं अपन कैलिक्स। तो किडनी के मेडुला पिरामिड आगे की ओर चौड़े कीपाकार क्षेत्र में आकर खुलते हैं। इस चौड़े कीपाकार क्षेत्र को कैलिक्स कहते हैं। ये सारे के सारे पिरामिड कैलिक्स के थ्रू आउट एक वेनिस पेल्विस में खुलते हैं, और पेल्विस से मूत्र वाहिनी यूरेटर के थ्रू आउट ये मूत्राशय के द्वारा बाहर मूत्र मार्ग में खुल जाते हैं। तो वापस नोट करो, किडनी के जो मेडुलरी पिरामिड है, ये मेडुलरी पिरामिड इस प्यालेनुमा संरचना जिसे अपन क्या कहते हैं, कैलिक्स में खुलते हैं। कैलिक्स से ये पेल्विस के थ्रू आउट यूरेटर में आते हैं, और यूरेटर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर की ओर खुलता है। तो किडनी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट था इंटरनल स्ट्रक्चर में, वो था कॉर्टेक्स और मेडुला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नेफ्रॉन, उसमें नेफ्रॉन स्थित है। तो नेफ्रॉन के लिए हम आगे टॉपिक को बढ़ा रहे हैं, तो नेफ्रॉन की संरचना को देखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कैलिक्स, पेल्विस और यूरेटर, ठीक है। तो शुरू करते हैं आगे। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो बच्चों, एक डायग्राम बना रखा मैंने बोर्ड के ऊपर, आपको दिख रहा होगा। इसके बारे में बात करेंगे अपन। उससे पहले थोड़ी नेफ्रॉन की बेसिक जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन, सबसे पहले देखते हैं संख्या, कितने होते हैं नेफ्रॉन। तो एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 से 12 लाख तक होती है, ठीक है। तो 10 से 12 लाख ईच किडनी में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था भी कि कॉर्टेक्स पार्ट में कौन सा होता है, मेडुला पार्ट में कौन सा होता है। कॉर्टेक्स पार्ट में कौन सा पार्ट आएगा, देखा आपने, मेल्पी की बॉडी आएगी, पीसीटी आएगा और डीसीटी आएगी। मेडुला का पार्ट में कौन सा आ जाएगा, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। एक बार वापस बताऊंगा मैं आपको। तो ये आगे संख्या 10 से 12 लाख तक, और ईच किडनी में ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। कैसी होती है, तो ये कैसी होती है, पतली, लंबी और कुंडलित संरचना होती है, कुंडलित नलिकाकार, पतली, लंबी, कुंडलित नलिकाकार संरचना होती है, जिसकी लंबाई लगभग 30 से 35 माइक्रोन तक होती है। तो ये थी नेफ्रॉन की बेसिक इंफॉर्मेशन। फिर एक नेफ्रॉन मूल रूप से भिन्न भिन्न भागों में बटा होता है। अपन पहले बात कर चुके हैं कि नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो पहले इस बात को भी समझ लें वापस।
संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्यों है? तो अभी बताया मैंने आपको, संरचनात्मक 10 से 12 लाख तक किडनी, 10 से 12 लाख तक एक किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका मतलब एक किडनी लगभग नेफ्रॉन से ही भरी पड़ी है, तो ये उसकी स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए संरचनात्मक हो गई। और क्रियात्मक क्यों कहा इसको? क्योंकि नेफ्रॉन का मुख्य जो कार्य है वो है ब्लड को फिल्ट्रेट करना और साथ में एक्सक्रीशन, जो हार्मफुल कंटेंट होते हैं, हार्मफुल पार्ट होते हैं, मटेरियल होता है, उनको बॉडी से रिलीज करना। तो ये दो मुख्य कार्य हैं, इसीलिए किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन हो गया। दोनों बात समझ में आ गई होगी। संरचनात्मक क्यों कहा? क्योंकि 10 से 12 लाख तक है, तो एक किडनी केवल नेफ्रॉन से ही लगभग भरी पड़ी होती है। और दूसरा क्रियात्मक क्यों कहा? क्योंकि इसका मेन जो फंक्शन है वो ब्लड को फिल्ट्रेट और साथ में हानिकारक पदार्थों को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए इसको क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं नेफ्रॉन की संरचना। तो बच्चों, आपको नेफ्रॉन दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, मैं एक लाइन मार्क कर रहा हूं। आपको इस लाइन के ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, टू पार्ट में किडनी, टू पार्ट में नेफ्रॉन डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इस पार्ट में, इस लाइन के ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है वो है रीनल कॉर्टेक्स में, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो है रीनल मेडुला में। तो वापस ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का कॉर्टेक्स में होता है और कौन सा मेडुला में होता है। अब इन पार्ट को अपन शो ऑफ करते हैं। तो सबसे आगे की ओर आपको दिख रहा होगा एक प्याले नुमा भाग, दिख रहा है आपको? इस प्याले नुमा भाग को अपन कहते हैं बोमन कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, इस प्याले नुमा भाग के अंदर आपको एक गुच्छा सा दिख रहा है, देखो मैं दिखा रहा हूं आपको। इस गुच्छे का नाम होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, केशिका गुच्छ, और ये हो गया बोमन्स कैप्सूल, यानी बोमन संपुट कहते हैं इसको। ये जो अपना जो ग्लोमेरुलस है, इसका निर्माण रक्त की दो धमनियों द्वारा होता है। दिख रहा होगा बोर्ड में, एक पतली धमनी बनाई है मैंने और एक मोटी बनाई है। ये मोटी है और ये पतली है। मोटी धमनी को अपन कहते हैं एफरेंट आर्टियोल, अभिवाही धमनी, और ये जो पतली वाली है इसको बोलते हैं एफरेंट, एफरेंट आर्टियोल, अपवाही धमनी का। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा? ग्लोमेरुलस हो गया, बोमन कैप्सूल हो गया, अभिवाही धमनिका हो गई और अपवाही धमनिका हो गई। तो इस बोमन कैप्सूल को सम्मिलित रूप से, जिसमें मेल्टी की बॉडी भी है, जिसमें बोमन कैप्सूल के अंदर क्या क्या चीजें होगी? बोमन कैप्सूल हो गया, ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस युक्त इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को सम्मिलित रूप से कहते हैं मेल्टिगी। मेल्टिगी बॉडी, मेल्टिगी काय, जिसके अंदर केशिका गुच्छ और ये अपना बोमन कैप्सूल पाया जाएगा। क्लियर है? आगे वाला पार्ट, ये जो कुंडलित भाग दिख रहा है आपको, इतना इतना, इस भाग को बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका। पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका क्यों कहते हैं? इस आगे वाला पार्ट जो अपना मेल्टी की बॉडी है, इसके पास में स्थित है, इसीलिए समीपस्थ कुंडलित नलिका। नाम से मालूम पड़ा, पास में है, कुंडलित है और नलिका का संरचना है। ठीक है, उसके आगे देख रहे हो आप, एक पतली सी नलिका है, यहां आकर चौड़ी हो गई
ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा इस पार्ट को बोलते हैं हेनले का लूप, हेनलेज लूप। ठीक है, फिर आगे देख रहे हो वापस जैसा ये था वैसा का वैसा ये पार्ट है, बट डिफरेंस क्या है, ये इसके पास में है और ये इससे दूर है, तो इसका नाम हो जाएगा DCT, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ कुंडलित नलिका, DCT, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये पार्ट हो गया। और लास्ट में आपको दिख रहा होगा एक नलिका जिसमें और भी चैनल छोड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्राहक नलिका। तो बच्चों ये है एक नेफ्रॉन, इस नेफ्रॉन के अंदर आपको दिख रहा है एक मेल्पी की बॉडी होती है, फिर एक होती है PCT, फिर होता है हेनले का लूप, फिर होता है DCT, फिर होता है संग्राहक नलिका या कलेक्टिंग डक्ट। तो ये नेफ्रॉन के मेजर पार्ट हैं, हम एक एक करके सभी की डिटेल स्टडी करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मेल्पी की बॉडी की। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप, मेल्पीगी, मेल्पीगी काय। बच्चों मेल्पीगी काय नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग होता है। मेल्पीगी काय दो भागों में बटा होता है। ठीक है, पहला भाग होता है इसका बोमन कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल जो अपन देख रहे हैं, बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है प्याले नुमा, प्याले नुमा इसकी संरचना दिखाई देती है। ठीक है, इस प्याले नुमा संरचना के भीतर की तरफ देख रहे हो, ये लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन के ऊपर विशिष्ट सरल शल की उपकला का आस्तरण किया होता है। सरल शल की उपकला मतलब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, सरल शल की उपकला ऊतक का इसके ऊपर लेयर होता है। ठीक है, सरल शल की उपकला द्वारा कैसा होता है, ये आस्तरित होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर से या टिश्यू से ये लेड होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इस बोमन कैप्सूल की, तो इसमें विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें अपन बोलते हैं पोडोसाइट, पोडोसाइट हिंदी में बोलते हैं पदाणु, पोडोसाइट सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये पोडोसाइट सेल की जो शीर्ष भाग होता है, पोडोसाइट सेल का प्रवर्ध पार्ट होता है, ये इन केशिका गुच्छ की रक्त केशिकाओं के साथ मिलकर फिल्ट्रेट लेयर, फिल्ट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और ये मिलकर एक विशिष्ट सतह का निर्माण करती है जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलर कला का निर्माण करती है। यह ग्लोमेरुलर कला सूक्ष्म रंध्रों युक्त होती है, इस रंध्रों को बोलते हैं फेनिस्ट्रा, इन रंध्रों को बोलते हैं फेनिस्ट्रा। ये सूक्ष्म रंध्र होते हैं और ये इस ग्लोमेरुलर झिल्ली यानी बोमन कैप्सूल की पारगम्यता को बढ़ा देते हैं, इससे पदार्थों का पारगम्यन होता है, यानी पदार्थ इससे छनकर आगे की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये था अपना कौन सा, बोमन कैप्सूल। तो वापस देखिए आकार कैसा होता है, प्याले नुमा। दूसरी बात करते हैं इसके भीतर की ओर सरल शल की उपकला का आस्तरण होता है। तीसरी बात करते हैं इसमें विशिष्ट पोडोसाइट सेल्स पाई जाती है। ये पोडोसाइट सेल के जो शीर्ष भाग होते हैं, शीर्षांकुर होते हैं, ये रक्त केशिकाओं की सतह के साथ, रक्त केशिकाओं की सतह के साथ मिलकर विशिष्ट ग्लोमेरुलर झिल्ली का निर्माण करते हैं और यह ग्लोमेरुलर झिल्ली रेस्पॉन्सिबल होती है फिल्ट्रेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें अपन फेनिस्ट्रा कहते हैं और ये फेनिस्ट्रा उसकी फिल्ट्रेशन यानी पारगम्यता की रेट को क्या कर देती है, बहुत ज्यादा कर देती है। तो ये था अपना बोमन कैप्सूल।